चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो किसी जासूसी नॉवल के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे सामने आ गई हो। ये कहानी है स्टेज की चकाचौंध, गहरे दबे हुए राज और इंसाफ के लिए एक ऐसी लड़ाई की जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो तैयार हो जाइए मालविका रॉय की इस उलझी हुई दुनिया में कदम रखने के लिए। जरा सोचिए, साल है 1993, जगह है कलकत्ता का एक खचाखच भरा थिएटर। शो चल रहा है, ऑडियंस अपनी सीटों से चिपकी हुई है। स्टेज पर एक एक्टर एक नकली रिवॉल्वर उठाता है, निशाना लगाता है और फायर। लेकिन बंदूक से निकली गोली नकली नहीं, बिल्कुल असली थी। और बस उस एक गोली ने उस रात को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये कोई नाटक नहीं था, ये एक सरेआम की गई हत्या थी। जैसे ही एक्ट्रेस मालविका रॉय स्टेज पर गिरती हैं, डिटेक्टिव रमन और उनके असिस्टेंट सुजॉय एक ऐसी पहेली में खिंचे चले आते हैं जो स्टेज के धोखे से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। हमारी विक्टिम मालविका रॉय कोई मामूली एक्ट्रेस नहीं थी, वो थिएटर शाया की जान थी। एक ऐसी स्टार जिनकी सरेआम मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। लेकिन स्टेज की उन तेज रोशनियों के पीछे वो कुछ ऐसे राज दबाए बैठी थीं जो आखिरकार उनकी मौत की वजह बन गए। तो सवाल ये उठता है कि जब मंच पर यह सब हुआ तो डिटेक्टिव रमन ने अपनी जांच शुरू कहां से की? पहली नजर में ही शक की सुई दो ऐसे लोगों पर जाकर टिकी जिनके पास मालविका की मौत चाहने की वजह हो सकती थी। तो देखिए, शक के घेरे में दो लोग थे और दोनों का बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ था विक्रम दत्त, वो एक्टर जिसने गोली चलाई। वो गहरे सदमे में था और बार बार कह रहा था कि वो बेगुनाह है, भले ही उसका मालविका से कुछ ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ था। और दूसरी तरफ था थिएटर का मालिक रंजीत बोस, जो डरा हुआ कम और गुस्से में ज्यादा लग रहा था। और हाँ, उसे मालविका की मौत से एक बहुत बड़े इंश्योरेंस का पैसा भी मिलने वाला था। लेकिन सिर्फ दो संदिग्धों से तो काम नहीं चलने वाला था। रमन जानता था कि उसे और भी गहरे सबूत चाहिए। उसने और सुजॉय ने पर्दे के पीछे की दुनिया को खंगालना शुरू किया और जो कुछ उन्हें मिला उसने ये साफ कर दिया कि यह हत्या कोई हादसा नहीं थी। अब एक एक करके जो सबूत मिले वो एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। मालविका के ड्रेसिंग रूम से एक धमकी भरा खत मिला। स्टेज के पीछे गन ऑयल की महक वाली एक बोतल और दस्तानों का एक खाली पैकेट भी मिला। और फिर एक तस्वीर जिसमें मालविका और रंजीत बोस के साथ एक तीसरा अनजान आदमी था। ये सब मिलकर आखिर क्या कहानी बना रहे थे? लेकिन जो सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा वो मालविका की अपनी डायरी से मिला। डायरी में लिखा एक छोटा सा वाक्य, रंजीत वही कर रहा है जो उसने 12 साल पहले किया था। इस एक लाइन ने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। इसने आज की इस हत्या को अतीत के गहरे अनसुलझे राज से जोड़ दिया था। रमन को फौरन समझ आ गया कि मालविका के कत्ल की जड़ें आज में नहीं बल्कि अतीत में हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उसे 12 साल पीछे जाना था, साल 1981 में, और एक और मौत की जांच करनी थी जिसे एक हादसा मानकर बंद कर दिया गया था। और जब कड़ियों को जोड़ा गया तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। 1981 में दार्जिलिंग में अशोक मेहरा नाम के एक एक्टर की एक रहस्यमय कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, ठीक तब जब उसने मालविका पर हमला करने की कोशिश की थी। और अब ठीक 12 साल बाद जब मालविका उस घटना का सच दुनिया के सामने लाने वाली थी, उसकी हत्या हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इस थ्योरी पर मुहर तब लगी जब रमन दिल्ली में मालविका की दोस्त अनन्या से मिला। अनन्या ने खुलासा किया कि मालविका को हमेशा से शक था कि अशोक मेहरा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि रंजीत बोस के हाथों हुआ एक कत्ल था। अब मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। मालविका को चुप कराना जरूरी था ताकि 12 साल पुराना राज राज ही बना रहे। जैसे जैसे रमन और सुजॉय सच के करीब पहुंच रहे थे, कातिल और भी खतरनाक होता जा रहा था। अब ये जांच सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, ये एक जानलेवा खेल बन चुका था जिसमें रमन खुद एक निशाना बन गया। पहले तो सड़क पर घात लगाकर हमला हुआ, जहां एक गोली बस कुछ इंच से रमन को मिस कर गई। और फिर हद तो तब हो गई जब वो दिल्ली से लौट रहे थे और उनके ट्रेन के डिब्बे में एक जहरीला गैस बॉम्ब फेंक दिया गया। ये साफ था कि कोई उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन कातिल ये नहीं जानता था कि मालविका मरने से पहले अपना एक आखिरी दाव चल चुकी थी। थिएटर के एक वफादार कर्मचारी ने एक कैसेट टेप छिपा कर रखा था जो मालविका ने उसे दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस टेप में ऐसा क्या था?
जब टेप चलाया गया तो उस पर जो आवाज थी वो रंजीत बोस की नहीं थी, वो थी इंस्पेक्टर घोषाल की, वही पुलिस अफसर जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मालविका ने उसे रंजीत बोस के साथ साजिश रचते हुए रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें वो सबूतों से छेड़छाड़ करने और कत्ल को छिपाने की बातें कर रहा था। इस एक टेप ने पूरे खेल को पलट दिया। रमन अब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे भ्रष्ट अफसर को बेनकाब कर सकता था। इंस्पेक्टर घोषाल को गिरफ्तार कर लिया गया और रंजीत बोस ने अपना सबसे ताकतवर मोहरा खो दिया। अब लड़ाई आमने सामने की थी। रंजीत बोस अब पूरी तरह से घिर चुका था। रमन जानता था कि अब वो कोई आखिरी खतरनाक कदम जरूर उठाएगा, इसलिए उसने अपना एक जाल बिछाया और कातिल सीधा आकर उसमें फंस गया। रमन ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उसने अखबार में एक झूठी खबर छपवा दी कि पुलिस के पास एक टेप है जिसमें रंजीत बोस का नाम है। ये एक चारा था और घबराए हुए रंजीत ने इसे निगल लिया। उसने रमन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सीआईडी अफसर बनकर कुछ लोगों ने रमन को किडनैप कर लिया और उसे एक सुनसान गोदाम में ले गए, और यहीं पर एक और राज से पर्दा उठा। तस्वीर में दिखने वाला वो अजनबी आदमी कोई और नहीं, बल्कि एक्टर विक्रम ही था, जो रंजीत के लिए काम कर रहा था। और आखिर में आमने सामने रंजीत बोस ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया। उसने मालविका को इसलिए मारा क्योंकि वो 1981 का वो राज खोलने वाली थी जो रंजीत को बर्बाद कर सकता था। ठीक उसी वक्त सुजोय पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गया। रंजीत बोस के कबूलनामे के साथ ही ये पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। रंजीत और विक्रम की गिरफ्तारी के साथ केस तो बंद हो गया था, इंसाफ मिल चुका था, लेकिन इस पेचीदा केस ने अपने पीछे कई गहरे निशान छोड़े थे। तो आखिर में सबको सजा मिली। रंजीत बोस इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड और उसका साथी विक्रम दत्त दोनों को हत्या और अपहरण के लिए उम्र कैद की सजा हुई। और वहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला भ्रष्ट इंस्पेक्टर घोषाल भी गिरफ्तार और सस्पेंड हुआ। हर किरदार अपने अंजाम तक पहुंचा। आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर पर आकर सिमट जाती है। दो जिंदगियां जिन्हें रंजीत बोस ने अपने 12 साल पुराने एक राज को दबाए रखने के लिए खत्म कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि सच को छुपाने की कीमत कभी-कभी कितनी भयानक हो सकती है। और अंत में हम डिटेक्टिव रमन के इन शब्दों के साथ रुकते हैं। ये एक याद दिलाता है कि झूठ और साजिशें कभी नहीं सोती और इसीलिए इंसाफ की लड़ाई भी कभी खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि न जाने कितने और राज इसी तरह कहीं दबे पड़े हैं जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं।